वेलकम स्टूडेंट्स और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बैच रनिंग. नाउ लेट अस वी स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन. लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन अपने को करने हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. आज अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन वाला टॉपिक. सॉल्यूशन ये भी एक अपने पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, वहाँ से अपने पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वो क्वेश्चन वास्तव में बहुत इजी होते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यदि समझने में देरी कर देते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं, तो वो अपने को हार्ड लगने लग जाते हैं और अपना सिलेक्शन कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग हो जाता है. ठीक है, तो आज अपन इस टॉपिक को चालू करने से पहले अपन वही अपना फंडा अपनाएंगे कि अपन ने सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में जानना है. सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितनी कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है. तो धीरे धीरे इस चैप्टर को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं. तो सबसे पहले आज अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर. हिंदी में इसको बोलते हैं विलयन. अब बेसिकली विलयन होता क्या है, यदि अपन इसको डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है अपने पास, तो अधिकतर बच्चों को नहीं पता, लेकिन अपने को इसकी जनरल डेफिनेशन याद रखनी है कि विलयन वह है जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित हो. विलयन वह है जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित हो. इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो अपने पास दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट. जो अपने पास सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. इसमें दो अवयव होते हैं. पहला कौन सा होता है, सोल्यूट होता है. दूसरा कौन सा होता है अपने पास, सोलवेंट होता है. तो देखो, सोल्यूट का मतलब हिंदी में होता है विलेय. ये वर्ड अपने को हिंदी की बजाय इंग्लिश की टर्म में ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि अपन इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अपने को कोई भी अंतर अलग से नहीं पता लगेगा. सोलवेंट को बोलते हैं विलायक. क्या बोलते हैं, सोलवेंट को बोलते हैं विलायक. और सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलयन. इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, विलयन में दो अवयव पाए जाते हैं. कौन कौन से, विलेय और विलायक. ठीक है, अब देखो विलेय और विलायक का रोल क्या होता है, ये क्या काम करते हैं कि एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो देखो, आपको इतना याद रखना है कि जो विलेय होता है उसकी कंसंट्रेशन मतलब जो सांद्रता होती है वो विलयन में क्या होती है, कम होती है. विलेय जो अवयव है, जो सोल्यूट कंपोनेंट है, उसकी सांद्रता विलयन के अंदर क्या होती है, कम होती है. और विलायक की सांद्रता विलयन में क्या होती है, अधिक होती है. अपन अभी कंक्लूजन निकालेंगे, आगे थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे उसको. लेकिन आपको बेसिकली क्या समझना है सबसे पहले कि विलयन क्या है. तो विलयन क्या है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ एक समांगी मिश्रण है. समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें विलेय और विलायक क्या रहते हैं, दो अवयव उपस्थित रहते हैं. पहला अवयव है विलेय और दूसरा है विलायक. तो जो विलेय की सांद्रता होती है वो विलयन के अंदर क्या होती है, कम होती है, जबकि जो विलायक की सांद्रता है विलयन के अंदर वो क्या होती है, अधिक होती है. तो अपन सबसे पहले विलयन की डेफिनेशन लिख लेते हैं. विलयन क्या होता है अपने पास, तो विलयन की परिभाषा देखिए, लिखते हैं अपन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को
समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या परिभाषा हो गई विलयन की? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इंग्लिश में लिखें तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। मोर देन टू substances is known as solution। तो विलयन की परिभाषा क्या निकल के आई अपने पास कि अपने पास दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं गाइज। अपन ने क्या बोला? विलयन दो अवयवों से मिलकर बना होता है। दो अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला अवयव, पहला कंपोनेंट कौन सा होता है? सोल्यूट, जिसको अपन बोलते हैं क्या? विलेय। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? सोलवेंट, जिसको अपन बोलते हैं विलायक। अपने पास जो सॉल्यूशन है वो कितने कंपोनेंट से मिलके बना होता है? दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। और अपने पास कौन कौन से आते हैं कंपोनेंट? सोल्यूट एंड सोलवेंट। और अपन सोल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे? सोल्यूट को अपन डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे? वह अवयव जिसकी मात्रा या फिर सांद्रता एक ही बात है। आप सांद्रता भी लिख सकते हो, आप मात्रा भी लिख सकते हो। वह अवयव जिसकी मात्रा या सांद्रता विलयन में कम हो विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। जिसकी सांद्रता क्या हो? विलयन में कम हो, वो अपने पास क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और विलायक क्या हो जाएगा अपने पास? सोलवेंट क्या होगा कि वह अवयव जिसकी मात्रा या जिसकी सांद्रता विलयन में अधिक हो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है अपने पास? विलायक कहलाता है। तो अपने पास, ठीक है, तो अपन ने विलायक की परिभाषा क्या पढ़ ली कि वह अवयव जिसकी सांद्रता विलयन में क्या हो? अधिक हो, वो अपने पास क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। आगे एक नोट देखना और इस बात को हमेशा याद रखना। क्या है नोट अपने पास? कि विलयन की भौतिक अवस्था, विलयन की भौतिक अवस्था सदैव विलायक जैसी होती है। विलायक मतलब सोलवेंट जैसी, सदैव विलायक जैसी होती है। क्या बोला अपन ने? अपन ने ये बोला कि जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी, फिजिकल स्टेट होगी, वो हमेशा किसके जैसी होगी? किसके सिमिलर होगी? अपने पास सोलवेंट के सिमिलर होगी। सपोज सोलवेंट अपने पास स्मेललेस है, ओडरलेस है,
तो अपने पास सॉल्यूशन भी क्या होगा, इस ऑर्डरलेस आएगा। कलरलेस है तो कलरलेस आएगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास इसकी सांद्रता क्या होती है, विलायक की सांद्रता अपने पास ज्यादा होती है किसके अंदर, विलयन के अंदर। तो विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा कैसी होगी, जैसी विलायक की है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, अपने पास ज्यादा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन समझ में आया क्या होता है। दोबारा देखिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखी है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं अपन, विलयन कहते हैं। ये अपने पास दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट की डेफिनेशन बता दी कि इसकी सांद्रता विलयन में क्या होगी, कम होगी, और अपने पास सोलवेंट की सांद्रता विलयन में क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में पता लग गया अपने को। चलो आगे अपन पढ़ते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी विलयन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, द्विअंगी विलयन क्या है, ठीक है। तो देखो द्विअंगी मतलब दो अंग, बाइनरी मतलब टू कंपोनेंट्स, ऐसा मत, इसका मतलब ऐसा विलयन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ हो, वो क्या कहलाता है अपने पास, बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन कहलाता है। तो अपन क्या लिख देंगे, ऐसा विलयन जो दो अवयवों से मिलकर बना होता है, दो अवयव से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। और वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं सोल्यूट प्लस सोलवेंट। क्या लिख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक। वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे, वो होंगे विलेय और विलायक। इसका मतलब अपने पास विलयन के अंदर, चाहे वो अपने पास त्रिअंगी विलयन आ जाए, तो उसमें सोल्यूट और सोलवेंट तो जरूर होंगे, अलग से उसके अंदर रिएजेंट वगैरह हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम उसके अंदर दो अवयव तो पक्के होंगे। और वो दो अवयव कौन से होंगे, वो दो अवयव होंगे सोल्यूट और सोलवेंट, विलेय और विलायक अपने पास होंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन समझ में आ गया कि ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव उपस्थित हो, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन क्या कहलाता है अपने पास, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। बाइनरी सॉल्यूशन के आगे सेकंड नंबर का डेफिनेशन है अपने पास, क्या है, तनु विलयन, जिसको अपन बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं जिसको अपन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या फिर तनु विलयन। देखो अपने पास दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है तनु विलयन और दूसरा वर्ड आता है अपने पास कंसंट्रेटेड विलयन, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है, तो फर्क देखिए क्या होता है,
तनु विलयन क्या कहलाता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम घुली हुई हो। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अंदर कम घुली हुई हो क्या कहलाता है अपने पास? तनु विलयन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम घुली हुई हो क्या कहलाता है अपने पास? तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। समझ में आया ये कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम घुली हुई हो। ए सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट कैन डिजोल्व इन लेस अमाउंट, जो कम मात्रा में घुला हुआ हो विलेय तो उसको अपन बोलेंगे तनु विलयन। और यदि इसके विपरीत सांद्र विलयन की परिभाषा पूछे तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक मात्रा में घुली हुई हो वो क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। ए सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अपन तीसरी डेफिनेशन किसकी पढ़ते हैं? थर्ड डेफिनेशन अपन लिखते हैं सांद्र विलयन की। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? ए सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट is higher, the amount of solute is higher, known as concentrated solution, known as concentrated solution। आया समझ में कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय अधिक मात्रा में घुला हुआ हो क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। समझ में आया ये भी कि अपने पास डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या अंतर आएगा? तो क्या अंतर आएगा अपने पास कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय अधिक मात्रा में घुला हुआ हो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलेंगे सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अपन लिखते हैं ना डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका मतलब वाटर में यदि H2SO4 की मात्रा कम है तो अपन उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और यदि उसी H2SO4 की मात्रा अमाउंट ऑफ H2SO4 यदि ज़्यादा है, अधिक है, तो अपन उसको बोल देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर सांद्र H2SO4। ठीक है। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
आइए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के विलयन होते हैं, और ये दोनों क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपने पास इनकी डेफिनेशन आती है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक मात्रा में विलय को नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या होता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। इसका मतलब इसमें स्थिर ताप पर विलायक के अंदर और अधिक मात्रा में सोल्यूट को नहीं घोला जा सकता, विलय को नहीं घोला जा सकता। कैसा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक मात्रा में विलय को घोला जा सकता है, क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक मात्रा में विलयन को घोला जा सकता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। इसका मतलब अपन इसमें ताप स्थिर है, लेकिन अपन सोलवेंट के अंदर और अधिक सोल्यूट को डिसोल्व कर सकते हैं और अपन हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये समझ में आया कि अपन स्थिर ताप पर अधिक मात्रा में विलय को घोल सकते हैं, वो अपने पास क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, एक छोटी सी बात शेयर करते हैं अपन। वापिस वही है कि सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। विलय और विलायक उपस्थित होते हैं ना इसमें, विलय और विलायक, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट की सांद्रता क्या होती है विलयन के अंदर? कम होती है, और इसकी सांद्रता क्या होती है विलयन के अंदर? अधिक होती है। समझ रहे हो मेरी बात? सांद्रता कम होने का मतलब क्या है? इसका जो आयतन है वो कम हो जाएगा। क्या? वॉल्यूम। जो वॉल्यूम आएगा सोल्यूट कंपोनेंट का, वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? कम होगा। तो इसके विपरीत इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आयतन अधिक हो जाएगा। इसका आयतन कम है,
विलयन के अंदर और इसका आयतन क्या है अपने पास अधिक है। अब ये बताने का मतलब क्या है, तो आगे अपन जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा है टॉपिक, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से महत्वपूर्ण है। लेकिन आप क्या याद रखोगे कि जो इसकी सांद्रता कम है तो विलयन के अंदर सोल्यूट कंपोनेंट की वॉल्यूम भी कम है, और इसकी सांद्रता ज़्यादा है तो सोलवेंट कंपोनेंट का जो आयतन है वो क्या है, विलयन के अंदर अधिक है। ठीक है, अब ये बताने का उद्देश्य क्या है आपको, तो अपन एक नोट पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से कंफर्म पूछा जाएगा, किस तरीके से चेंज करके पूछा जाएगा वो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, यदि विलयन में विलेय व विलायक, यदि विलयन में विलेय व विलायक समान मात्रा में उपस्थित हो, समान मात्रा में उपस्थित हो तो वह पदार्थ जिसका घनत्व कम हो विलायक की तरह कार्य करता है, तथा जिसका घनत्व अधिक हो, विलेय की तरह कार्य करता है। चलो अब इस नोट को समझते हैं। ये नोट क्या बोल रहा है कि यदि, अब मैंने अभी पीछे क्या बताया आपको, हमने पीछे डिस्कस किया कि यदि आयतन कम हो तो वो क्या है, सोल्यूट है, और यदि आयतन ज़्यादा हो तो वो क्या है, सोलवेंट है। अब आगे का ये नोट क्या कह रहा है कि विलेय और विलायक यदि समान मात्रा में उपस्थित हो जाए, विलेय और विलायक समान मात्रा में मतलब जो सॉल्यूशन है वो 50% सोल्यूट कवर करे और 50% सोलवेंट करे। ठीक है, ये जो अमाउंट है दोनों का 50-50% हो जाए, समान मात्रा में यदि समान मात्रा ली जाए इन पदार्थों की, तो अपने पास कौन सा सोल्यूट होगा और कौन सा सोलवेंट होगा। तो यदि आयतन के ऊपर बात करें कि इसकी मात्रा ज़्यादा तो ये सोलवेंट, इसकी मात्रा कम, इसका आयतन कम तो ये सोल्यूट। लेकिन अब इन वॉल्यूम क्या है, इनका वॉल्यूम है दोनों का सेम। तो अब आगे अपने पास ऐसी क्या टर्म आती है कि अपन सोल्यूट और सोलवेंट को डिफाइन कर सके। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। इसका मतलब डेंसिटी में और वॉल्यूम में इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। इसका मतलब यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और यदि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होता है, यदि अपन जनरली बात करें तो वॉल्यूम ज़्यादा किसका है, सोलवेंट का है ना। वॉल्यूम इसका ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या घनत्व है, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्या अधिक होगी अपने पास। क्यों, इस रिलेशन से, जिसका आयतन ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम। तो सॉल्यूशन के अंदर आयतन किसका ज़्यादा होता है, सोलवेंट का,
तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब सपोज दैट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपने पास दो कंपोनेंट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर, दोनों का आयतन समान है, लेकिन एक की डेंसिटी इतनी है और एक की डेंसिटी इतनी है, तो फाइंड आउट कीजिए कि सोल्यूट कौन सा है और सोलवेंट कौन सा है। तो आपको अब आयतन समान हो गया, जबकि आयतन के बेसिस के ऊपर आप यहाँ से निकाल सकते थे कि यदि आयतन कम है तो विलेय होगा, आयतन ज़्यादा है तो वो क्या होगा, विलायक हो जाएगा। लेकिन अब अपन आगे क्या करेंगे कि यदि अपने को आयतन समान दे रखा है तो अपन घनत्व पे चले जाएंगे। जिसका आयतन ज़्यादा उसका घनत्व कम। आयतन किसका ज़्यादा होगा, जो सोलवेंट होता है, ऑब्वियसली बात है। तो इस सोलवेंट का घनत्व क्या हो जाएगा, अपने पास कम हो जाएगा। और यही लाइन अपन ने ऊपर लिख रखी है, यदि विलयन में विलेय व विलायक समान मात्रा में हो तो वह पदार्थ जिसका घनत्व कम हो, जिसका घनत्व क्या हो, कम हो, किसकी तरह व्यवहार करता है या किसकी तरह कार्य करता है, विलायक की तरह कार्य करता है। तथा जिसका घनत्व ज़्यादा हो वो किसकी तरह कार्य करेगा, विलेय की तरह कार्य करेगा। आगे समझ में ये वाली बात कि यदि जिसका घनत्व कम वो विलायक, जिसका घनत्व ज़्यादा वो विलेय। आ गया समझ में ये नोट। यदि आयतन नहीं दिया हुआ हो तो अपने को कंफ्यूज नहीं हो रहा है, अपन उसकी डेंसिटी देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर कि जिसकी डेंसिटी कम है वो कौन होगा, विलायक हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो अपन देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विलेय लिखा है एक तरफ लिखा विलायक, ठीक है। विलेय का आयतन क्या होगा, आयतन कम होगा, डिक्रीज, तो उसकी डेंसिटी क्या आएगी, ज्यादा। घनत्व क्या होगा उसका विलयन के अंदर, ज्यादा। जो विलायक होगा उसका आयतन कैसा आता है, ज्यादा, तो उसकी डेंसिटी कितनी आएगी, कम आएगी। समझ गए मेरी बात कि जिसका आयतन कम उसकी डेंसिटी ज़्यादा और वो क्या होगा, विलेय। जिसका आयतन ज़्यादा जिसकी डेंसिटी कम वो क्या होगा, विलायक। और रटने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये फॉर्मूला याद रख लो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम किसका ज़्यादा होता है, किसका ज़्यादा होता है, विलायक का। इसका मतलब विलायक की घनत्व क्या होगा, विलायक का हमेशा कम होगा, कम आएगी अपने पास डेंसिटी सोलवेंट कंपोनेंट की। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे मूव करते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं एक टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का निर्माण। विलयन का निर्माण, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अपन पढ़ रहे हैं। तो कभी पढ़ा है क्या कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कितने पदों में होता है, कभी नहीं पढ़ा होगा। आज पढ़ते हैं। देखो, जो विलयन का निर्माण है, विलयन का निर्माण निम्न 3 पदों में 3 स्टेप में होता है। क्या होता है, विलयन का निर्माण निम्न 3 पदों में होता है। 3 स्टेप के अंदर क्या होता है, अपने पास सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और अपन स्टेप फर्स्ट पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। स्टेप फर्स्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूं थोड़ा सा
क्या अपने को पता है जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब देखो अपन क्या बोलेंगे, तीन पद कौन कौन से हो गए, सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये तीन पद हो गए अपने पास। कौन कौन से, सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले मैं समझा तो यही देता हूं, फिर आगे अपन उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। और सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। क्या, भाई सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में, सोल्यूट कंपोनेंट के बीच में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और सॉल्वेंट के मध्य बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तभी तो सॉल्यूशन का निर्माण होगा ना। जब इसके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, एनर्जी देंगे या फिर एनर्जी रिलीज होगी। अपन उष्मा की बात करते हैं, हीट की, कि हीट अपन देंगे या फिर अपन हीट यहां से रिलीज करवाएंगे। तो देखो याद रखना एक स्टेटमेंट, जब भी अपने को बॉन्ड ब्रेकिंग करनी होती है तो बॉन्ड ब्रेकिंग में हमेशा एनर्जी या हीट दी जाती है। क्यों दी जाती है और वो हीट जनरेट कहाँ से होती है, क्या वो ये तो है नहीं कि अपन ने 1 किलो हीट दे दी या 1 किलो ऊर्जा दे दी और रिएक्टेंट के अंदर अपने पास सोल्यूट के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, बंद टूट गए। तो वो एनर्जी एक्चुअल में आती कहाँ से है, तो देखो वो एनर्जी एक्चुअल में आती है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो उनके बीच को बंद तोड़ना मुश्किल है। अब टेम्परेचर अपन दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अपन इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में या इन पदार्थों के बीच में अपने पास ऊर्जा कहाँ से होगी कि वो उस रिएक्शन को मिल जाए और बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाए। तो देखो अपने पास कोई जब एक मॉलिक्यूल होता है या फिर एटम होता है, वो 4 प्रकार की गतियां शो करता है, 4 प्रकार के मोशन शो करता है। पहला कौन सा है, ट्रांसलेशनल, दूसरा कौन सा है, रोटेशनल, तीसरा कौन सा है, वाइब्रेशनल, एंड फोर्थ कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक। ये 4 प्रकार की अपने पास एनर्जी होती है किसी एक मॉलिक्यूल या एक एटम के पास। कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल, जिसको अपन बोलते हैं, ट्रांसलेशनल को अपन बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, मूवमेंट करना। रोटेशनल मतलब घूर्णन ऊर्जा, कि वो अपनी ही एक्स के ऊपर क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है। वाइब्रेशनल, इसका मतलब वाइब्रेट करता है, कंपन गति। और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक गति, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल चेंज होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, बात ध्यान से सुनना, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो उस आकर्षण बल के अंतर्गत ट्रांसलेशनल हो सकता है। क्या क्या अणु एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, नहीं जा सकते। यदि आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो क्या वो घूर्णन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं घूमेंगे। रोटेशनल भी क्या नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनिक लेवल चेंज हो सकते हैं, क्या एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में भी नहीं जा सकते। बचा क्या अपने पास, वाइब्रेशन, कंपन गति बच गई अपने पास। क्या बच गई, कंपन गति। इसका मतलब चाहे अपने पास अवयवों के मध्य कितना भी आकर्षण बल क्यों ना हो, लेकिन वो कंपन गति तो जरूर करते हैं, वाइब्रेट जरूर करते रहते हैं। और इस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, उनके बीच में बॉन्डिंग है वो लूज हो जाती है,
जो बंध सामर्थ्य है वो कमज़ोर हो जाती है। और बॉन्डिंग लूज होने का मतलब क्या है कि फिर ये इनके बीच में जब बॉन्डिंग लूज हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, रोटेट करने लग जाएंगे, तो वो रोटेशनल मोशन शो करेंगे। जब वो रोटेट होने लग जाएंगे, वाइब्रेशन पहले से ही हो रहे हैं, रोटेशन और होने लग गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वो गति भी करने लग जाएंगे, ट्रांसलेशनल मोशन भी करने लग जाएंगे, स्थानांतरण गति करने लग जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो करने लग जाएंगे। इसका मतलब जो अपने पास जब अपन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बंध को अपन तोड़ते हैं, तो अपन एनर्जी सप्लाई नहीं करते, अपन हीट नहीं देते उसको। वो हीट कहाँ से जनरेट होती है, इन अणुओं के मध्य होने वाले कंपन के कारण। और जब कंपन होता है तो उनके बीच में बंध सामर्थ्य कमजोर हो जाती है, बॉन्डिंग लूज हो जाती है, और बॉन्डिंग लूज होने के बाद वो रोटेशनल मोशन भी शो करता है, वो ट्रांसलेशनल मोशन भी शो करता है, और उसको हीट या फिर एनर्जी मिलती रहती है, और उसके बीच में कंप्लीट बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। तो आज के बाद यदि आपको कोई पूछे कि आप एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करते हो किसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो होती है वाइब्रेशनल मोशन से। चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे लिक्विड स्टेट हो, चाहे गैसियस स्टेट हो। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, मोर अट्रैक्शन होता है, जबकि गैसियस स्टेट में क्या होता है, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो जहाँ पे अब ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है तो उसके जब मॉलिक्यूल आपस में कंपन करेंगे तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेशन शो करेंगे। वाइब्रेशनल मोशन से वो किस में जाएंगे, रोटेशनल में, फिर ट्रांसलेशनल में। लेकिन जब गैसीय अवस्था की बात आती है, गैसीय स्टेट की बात आती है, तो गैसियस स्टेट क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम है तो मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट शो कर सकते हैं, मुक्त गति प्रदर्शित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित हो सकते हैं। इसका मतलब गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, फिर रोटेशनल, फिर वो वाइब्रेशनल, और फिर इलेक्ट्रॉनिक की वो अपने इलेक्ट्रॉनिक लेवल भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इतना सारा बताने का उद्देश्य क्या था कि जब सोल्यूट मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और वो बॉन्ड ब्रेकिंग किसके कारण होगी, वो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वाइब्रेशनल मोशन के कारण, वाइब्रेशन के कारण। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब अपने घर पे शादियां वगैरह होती है तो क्या होता है, अपन स्पीकर लगाते हैं ना स्पीकर। और सपोज अपने घर में कांच की खिड़की हो, या फिर अपन लकड़ी की खिड़की बनवाते हैं तो उसमें कांच लगवाते हैं ऊपर। तो जब अपन स्पीकर को बजाते हैं तो वो स्पीकर बजने से पहले कांच की आवाज़ अपने को नहीं सुनाई देती है, लेकिन जब स्पीकर बजने लग जाता है तो ऐसे झंझनाहट सी अपने को सुनाई देती है कांच के अंदर। तो वो झंझनाहट क्या है कि जब वो साउंड बज रहा है अपने पास, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो क्या करने लग गए, वाइब्रेट करने लग गए। और वो वाइब्रेट करने से क्या करते हैं, वो इधर उधर गति करने लग गए। तो जो वो झंझनाहट है वो उनकी मोशन है कि उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन तो पहले से भी था लेकिन वो अपने को सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही अपन ने साउंड तेज किया तो वो वाइब्रेशन अपने कानों तक पहुंचने लग गया। तो इसका मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अपने पास जब जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो अपन क्या करेंगे, अपन बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो अपन जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो अपने को हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और हीट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। और एब्जॉर्ब करते हैं तो अपने पास प्रोसेस कैसी आएगी, उष्माशोषी। बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो उष्मा को क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। और उष्मा अवशोषण तो प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, उष्माशोषी। कैसी हो जाएगी, उष्माशोषी एंडोथर्मिक।
समझ में आया सोल्यूट पार्टिकल्स का, कि सोल्यूट पार्टिकल्स के अंदर जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, और ऊष्मा का अवशोषण होगा तो प्रक्रिया कैसी आएगी अपने पास, ऊष्माशोषी। अब चलते हैं सोलवेंट पे। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी क्या, चलो ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई। बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद अपन क्या बोलेंगे, इसमें भी ऊष्मा का अवशोषण होगा, और जब इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा तो ये प्रक्रिया भी कैसी हो जाएगी, ऊष्माशोषी प्रक्रिया हो जाएगी। इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस अपने पास आएगी। और अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई तो सॉल्यूशन क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और जब जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो अपने पास एनर्जी का अवशोषण ना होके ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। इसका मतलब ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। और जब जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है एनर्जी या फिर हीट, तो अपन उसको कैसी प्रक्रिया बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो ये प्रक्रिया कैसी हो जाएगी अपने पास, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ये 3 कंक्लूजन निकल के आए हैं अपने पास। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या कंक्लूजन निकल के आए हैं, कि जब जब सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन होगा तो बंध टूटेगा, बंध टूटेगा तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। प्रक्रिया कैसी होगी, ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक, ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। जब जब बात आएगी सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट में भी क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, और बॉन्ड ब्रेकिंग है तो ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। और अपने पास प्रक्रिया कैसी आएगी, ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक। ठीक है। लेकिन जब सॉल्यूशन का निर्माण होगा तो जो टूटे हुए बंध है वो दोबारा बनेंगे। अब टूटे हुए बंध जब दोबारा बनेंगे तो वो ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल वाइब्रेशन जो भी शो कर रहे थे, तो वो वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आएंगे। रोटेशनल करना बंद करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन करना बंद करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल चेंज करेंगे, तो हीट क्या होगी, वापस से रिलीज होगी। और वापस से रिलीज होगी तो ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो अपन उसको क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल देंगे। अब इन चीज़ों को बताने का उद्देश्य था ये 3 पद, कि जो सॉल्यूशन है उसका 3 पदों में निर्माण होता है। किसमें, एक तो पहला पद कौन सा होता है, सोल्यूट अणुओं के मध्य बंध का टूटना। दूसरा पद कौन सा होता है, विलायक अणुओं के मध्य भी बंध का टूटना। और तीसरा क्या होता है, अपने पास विलयन के अणुओं के मध्य बंध का बनना, या फिर विलयन के मतलब विलय और विलायक के अणुओं के मध्य जब बंध बनने लग जाएगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे। तो स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, जो प्रथम पद है उसमें क्या हो रहा है, विलय अणुओं के मध्य बंध का टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। और जब बंध टूटेगा तो ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा का अवशोषण होगा। और जब ऊष्मा का अवशोषण होगा तो प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, सॉरी ऊष्माशोषी प्रक्रिया अपने पास आएगी।
ठीक है, आ गया समझ में ये क्या कि विलय के अणुओं के मध्य जब बंध टूटता है तो अपने पास ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, और प्रक्रिया कैसी आएगी, ऊष्मा शोषी आएगी। और अपन इसकी ऊष्मा कितनी मान रहे हैं, डेल्टा एच मान रहे हैं। ठीक है, डेल्टा H1 मान लेते हैं। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, स्टेप सेकंड के अंदर आपके पास होगा विलायक के अणुओं के मध्य विलायक के अणुओं के मध्य बंध का टूटना। और जब विलायक के अणुओं के मध्य का बंध टूटेगा तब भी क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। और जब जब ऊष्मा का अवशोषण होगा तो प्रक्रिया कैसी आएगी अपने पास, ऊष्मा शोषी आएगी। और इसकी जो हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसका मान लेते हैं डेल्टा H2। स्टेप थर्ड में क्या होगा, विलेय तथा विलायक के अणुओं के मध्य बंध का निर्माण। क्या होगा, बंध का निर्माण। और जब जब बंध का निर्माण होगा तो ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। और जब जब ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो प्रक्रिया कैसी आएगी, ऊष्मा क्षेपी अपने पास आएगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। और इसकी हीट मान लेते हैं डेल्टा H3। तो यहां से बच्चों देखो टोटल डेल्टा H का मान कितना आएगा, डेल्टा H टोटल इज इक्वल्स टू, समझ में आ गई क्या तीनों स्टेप। ऊष्मा का अवशोषण होता है तो डेल्टा H का मान धनात्मक, ऊष्मा का अवशोषण सेकंड स्टेप में भी डेल्टा H का मान धनात्मक। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन का मतलब डेल्टा H3 का मान ऋणात्मक। तो यदि सॉल्यूशन की कुल एंथैल्पी परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन दिया जाए तो अपन क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। ये किसके रिगार्डिंग है, एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी। और ये किसके रिगार्डिंग है, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा क्षेपी। यहाँ पे एनर्जी का, ऊष्मा का अवशोषण होगा, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ऊष्मा रिलीज हो जाएगी। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी। तो विलयन का निर्माण कितने पदों में होता है, 3 पदों में होता है। कौन कौन से पदों में, पहले पद में विलय के बीच में बंध टूटते हैं, प्रक्रिया ऊष्मा शोषी होती है क्योंकि ऊर्जा का अवशोषण होता है। सेकंड स्टेप में विलायक के अणुओं के मध्य बंध टूटते हैं। और थर्ड स्टेप में विलय और विलायक के अणुओं के मध्य बंध बनते हैं जिससे विलयन का निर्माण होता है। और जब बंध बनते हैं तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है। इसलिए अपन इसको कैसी प्रक्रिया बोल देते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। और इसका हमेशा चिन्ह कैसा आता है, ऋणात्मक चिन्ह अपने पास आता है। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन का निर्माण होता है, जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं अपन, तो वह प्रक्रिया अपने पास ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी हो सकती है। क्या हो सकती है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी हो सकती है। लेकिन वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी कि वो विलायक है, किस पे निर्भर करेगी कि या तो वो विलायक है या फिर वो अपने पास विलय है या फिर वो अपने पास विलयन है। कौन सा पदार्थ अपने पास है उसकी प्रकृति पे निर्भर करेगी। तो ये समझ में आया कि विलयन का निर्माण कितने पदों में होता है, 3 पदों में अपने पास हो जाता है। आया यहाँ तक समझ में। चलो यहाँ आज अपन सॉल्यूशन यहीं तक
कंप्लीट करते हैं। आगे का जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।